चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। जैसे बड़ा मैं वो पहले भी एक बार बोल चुका था कि सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन का जो काइनेमेटिक्स है वही प्राइम चीज़ है। उसके बाद जो डायनामिक्स है, मतलब एक तरह से जो न्यूटन का जो मोशन है या फिर वर्क पावर एनर्जी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जब सर्कुलर मोशन चैप्टर के किसी भी सवाल पर लगते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पुराने वाले चैप्टर्स के एक तरह से रिविजन ही है। इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स हमने समय देकर बड़े आराम से इत्मीनान से पढ़े हैं, इसलिए कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। बट मान के चलें कि अभी तो मान के चल लो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे जो पुराने चैप्टर हैं एक तरह से उनका रिवीजन ही होगा कि कैसे एफ इक्वल्स टू एम ए लगाते हैं, कैसे फ्रिक्शन वेरी करता है, कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व लगाते हैं। हालांकि मैं सारी बातें पता है, बट ठीक है ना, उनका एक तरह से वाला चैप्टर एक तरह से रिविजन ही है। तो चलिए बड़ा हेडिंग लिखिए। नेक्स्ट इज डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। उसमें मैं पहले बेटा दो तरह की फोर्सेस बता रहा हूं। पहला है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स को कई जगह कई बुक्स के अंदर रेडियल फोर्स भी लिखा हुआ है। मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि सेंट्रीपिटल कोई नए तरीके का फोर्स नहीं है। जितने भी तरीके के फोर्स हमारे काम के थे हम मोर और लेस सबका एक बार नाम देख चुके हैं। जैसे नॉर्मल फोर्स हो गया, टेंशन हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, वगैरह वगैरह हमने सारे, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, जितने भी काम के फोर्सेस थे वो बारी बारी से अलग अलग टाइम पे देख चुके हैं। ये जो मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा है ये कोई नए प्रकार का फोर्स नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया कि मास मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो टर्म आई उसका नाम निकाल दिया है। लेट मी रिपीट द स्टेटमेंट वंस अगेन। मैंने मास मल्टीप्लाइड विद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है इसका नाम निकाल दिया है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये अलग से किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं है। मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं, आराम आराम से बड़ा सारी बात को अच्छे से प्यार से सुनना। मान लीजिए बच्चे कि आपके पास इस तरह से कोई सर्कल है, कोई पार्टिकल बड़ा सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है। जो पार्टिकल सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है उसका बड़ा लेट से आपके पास जो रेडियस है वो r है। किसी इंस्टेंट पर मान लीजिए कि इस पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो v है। एंगुलर वेलोसिटी लेट से बड़ा इसके पास ओमेगा है। हम जानते हैं कि इस ओमेगा को हम v/r लिख सकते हैं। अब हमें इस बात का पता है कि इस पार्टिकल के पास सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन जरूर होगा। अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन जरूर होगा जिसकी वैल्यू v²/r या फिर ओमेगा² इंटू आर या फिर ओमेगा इंटू वी हम जानते हैं। अगर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियस बात है सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स भी होगा। सेंटर की तरफ पक्की बात है बेटा कोई ना कोई फोर्स भी होगा। जो सेंटर की तरफ इस पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है उस फोर्स को मैंने नाम निकाल दिया है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये नए प्रकार का फोर्स नहीं है। हो सकता है कि ये वाला फोर्स नॉर्मल फोर्स हो सकता है कि ये वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है कि ये वाला फोर्स न्यूक्लियर फोर्स हो सकता है कि ये वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है कि ये वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो। दिस इज नॉट ए न्यू काइंड ऑफ फोर्स। मैंने सिर्फ क्या किया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, इस कारण से मैंने ऐसा कह दिया कि इसका मतलब जरूर सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स होगा। वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है, टेंशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उस फोर्स का हमने नाम निकाल दिया कि द फोर्स विच प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स and the centripetal force can be gravitational force, electrostatic force, tension in the string, frictional force, anyone। तो आप एक बात बोल सकते हो कि आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है सिर्फ और सिर्फ हमने मास मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ही एक तरीके से बोला है। अंदर की तरफ आपके पास फोर्स जो है उसको आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इस पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय अंदर की तरफ सिंपली आपका एक्सेलरेशन। सिंपल। तो एक लाइन लिखना चाहो बड़ा लिख सकते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स is the force which provides centripetal acceleration। जो फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा उसका हम नाम निकाल देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। बस इतनी सी बात है। एंड जैसे मैंने कहा कि ये जो फोर्स है ये हो कुछ भी सकता है। ये जो फोर्स है जो बेटा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहा है ये बेटा फोर्स हो तो कुछ भी सकता है। दिस फोर्स कैन बी
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बेटा दिस कैन बी ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस कैन बी टेंशन, इट कैन बी नॉर्मल। और हम इस तरह के खूब सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसके अंदर बेटा हम अलग अलग फोर्सेज जो होंगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स की भूमिका निभाएंगे। यहां से हम बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जो जो बातें समझे हैं वो एक एक करके अपन लिखते हैं। सबसे पहली बात, सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हम समझ गए। सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर डायरेक्शन के अगर फॉर्म में लिखेंगे दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अंदर की तरफ एक्सेलरेशन है AC, तो बेटा अंदर की तरफ आपके पास फोर्स आ गया M इनटू AC। इस फोर्स के बारे में आपको जो कोई बात समझ में आए वो सारे सारे लिखो। सबसे पहली बात, फॉर्मूले की अगर बात करें तो दैट इज मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज आइदर v²/r या फिर ω² इनटू r या फिर m इनटू ओमेगा इनटू v। ठीक है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो दैट इज मास मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में हम लिखना जानते हैं बेटा, मेरे ख्याल से आप बच्चों को याद ही होगा, दैट इज m इनटू ओमेगा क्रॉस v। मेरे ख्याल से मुझे वापस से बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m इनटू ओमेगा क्रॉस v। v को बेटा हम बड़े आराम से लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस r। ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की हमेशा डायरेक्शन किस तरफ होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे नाम से भी लग रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरफ है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा 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 सेंटर की तरफ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी हमेशा सेंटर की तरफ। तो आप लिखना चाहो लिख सकते हो कि इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। बेटा हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा। अगर हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा इसका सीधा सीधा मतलब ये भी हुआ कि इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होगी। जब यहाँ पर पार्टिकल है, जब यहाँ पर पार्टिकल है तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर है, ऐसे है। जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तो उसके पास वेलोसिटी यूँ होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ होगा। जब यही वाला पार्टिकल चलते 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 यहाँ कहीं आ जाएगा तो उसके पास वेलोसिटी इस तरफ होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे सेंटर की तरफ होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी ऐसे हमेशा सेंटर की तरफ होगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इसकी डायरेक्शन जो है तो लगातार चेंज होती रहती है, लेकिन हमेशा डायरेक्शन कैसे होगी? सेंटर की तरफ होगी। ठीक है बेटा, तो आप ऐसा कह सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स वेक्टर फॉर्म में जो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। क्यों कांस्टेंट नहीं हो सकता? क्योंकि डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होगी। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ तो उस केस में एक बात बोल सकता हूं कि आपका ओमेगा जो है वो कांस्टेंट होता है। ओमेगा कांस्टेंट है तो वी भी कांस्टेंट है। ओमेगा और वी कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है ना वो कांस्टेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स तो बेटा उसमें तो मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन तो लगातार चेंज होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में एक दो बातें और बोलूंगा बेटा, देखना कोई मुझसे पूछ ले कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स का पावर कितना होगा। अब पावर का मैंने फॉर्मूला आपको सिखा रखा है, जिस भी फोर्स का आपको पावर निकालना है उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा व्हाट इज द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वेलोसिटी? सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल। तो मुझे तो लगता है कि हमेशा ही सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल तो 90 डिग्री रहेगा, और अगर वो 90 डिग्री रहेगा तो ऑब्वियस बात है बेटा उसका पावर तो हमेशा जीरो आएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का पावर हमेशा जीरो आएगा। इस बात का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। हमेशा बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वर्क डन है वो जीरो ही आएगा। अच्छा, इसका वर्क डन जीरो आएगा, इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स कभी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकता। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकता, इस बात का मतलब ये निकला कि सेंट्रीपिटल फोर्स कभी स्पीड चेंज नहीं कर सकता। लिखे तो सही, फिर और थोड़ा डिटेल देखते हैं। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी और स्पीड।
काइनेटिक एनर्जी और स्पीड चेंज नहीं कर सकता कौन? सेंट्रिपिटल फोर्स। सर ऐसा कैसा फोर्स है जो स्पीड चेंज नहीं कर सकता? सर फोर्स तो चेंज ही वेलोसिटी करता है। हाँ तो वेलोसिटी करता है ना, वेलोसिटी करना मस्ट है। वेलोसिटी में दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसका मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड माने स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। तो किसको चेंज कर सकता है? इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज को चेंज कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। आप बोलोगे सर ये बातें तो सुनी सुनी लग रही है, ये वाले सारी की सारी बातें हमने सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के लिए कही थी। हाँ बेटा, जो बातें अपने सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के लिए कही थी वही बातें आप सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह सकते हो कि सेंट्रिपिटल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर change in डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने के लिए ही जिम्मेदार है, और बड़ा इसकी कोई स्पीड वगैरह चेंज करने की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आई होप बेटा हल्का फुल्का सेंट्रिपिटल फोर्स का सारा मामला आपके दिमाग में बैठ गया होगा, क्या सेंट्रिपिटल फोर्स है। दिमाग में ये कचरा बिल्कुल क्रिएट मत करना कि सर कोई नए फोर्स आ गया, नहीं बेटा। जो हमने सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा था कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हमेशा उसके पास सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन रहेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर या फिर वी स्क्वायर बाई आर। तो उस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड कराने वाले फोर्स का हमने नाम निकाल दिया, क्या? सेंट्रिपिटल फोर्स, एंड दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, आगे चलें। चलो इतनी जिद कर रहा था, आगे चल रहे थे। अच्छा तो बच्चे सोच रहे हो कि फिर सर स्पीड बढ़ाने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी की होनी चाहिए। अगर मान लो स्पीड बढ़ रही है तो सर स्पीड घट रही है तो स्पीड घटाने की जिम्मेदारी किसी न किसी को होनी चाहिए। हाँ बेटा जरूर, स्पीड बढ़ाने की या घटाने की जिम्मेदारी होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराने वाला जो फोर्स होगा उसका हम नाम निकाल देंगे, क्या? टेंजेंशियल फोर्स। तो चलो उसको भी देख लेते हैं, हेडिंग लिखना बेटा। नेक्स्ट इज टेंजेंशियल फोर्स। मैं बेटा इसको एफ टी, सिंपल शब्दों में कहूं तो टेंजेंशियल फोर्स है or the force which provides tangential acceleration. When I say tangential acceleration, I mean rate of change of speed. दूसरे शब्दों में कहूं तो ऐसा कह सकता हूं कि tangential force is the force which is responsible for change in the speed of the particle performing circular motion. तो चलिए सब बातों को एक एक करके लिखते हैं। tangential force is the force which provides tangential acceleration। हालांकि ये स्टेटमेंट अपने आप में पूरा है, बट मैं इसी को दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकता हूं कि टेंजेंशियल फोर्स इज द फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड। ठीक है, लिखना चाहो लिख सकते हो, टेंजेंशियल फोर्स इज द फोर्स which is responsible for change in speed। ठीक है बच्चों, चलो इस बात को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये मान लीजिए आपके पास कोई पार्टिकल है, बड़ा सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, और हाँ कोई पार्टिकल है इस सर्कल के अलोंग लगातार घूमे जा रहे हैं। लेट्स से किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल यहाँ कहीं है, पार्टिकल अगर यहाँ कहीं है, इसके पास बड़ा एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा और इस तरफ वेलोसिटी है वी। वेलोसिटी अगर वी है तो इतनी बात तो तय है, और सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इतनी बात तो तय है कि सेंटर की तरफ कोई ना कोई सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो आएगा। अंदर की तरफ एक्सेलरेशन आएगा तो ऑफ कोर्स अंदर की तरफ कोई ना कोई फोर्स भी आएगा। अंदर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है उसको हम पहले से जानते हैं, दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, ये हमें पहले से पता थे, इनको हमें एक बार चलो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि एंगुलर वेलोसिटी ऐसे है और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो ऑब्वियस बात है कि आपका ओमेगा बढ़ेगा। ओमेगा बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, बट अगर स्पीड बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात है कि वेलोसिटी की तरफ भी कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए।
ये वाला सेंट्रीपिटल फोर्स तो वेलोसिटी की तरफ है नहीं, इसके और वेलोसिटी के बीच में एंगल तो 90 है, तो कोई ना कोई फोर्स जो वेलोसिटी की तरफ होना चाहिए। वो वाला फोर्स जो वेलोसिटी की तरफ है बेटा, वो वाला फोर्स जो वेलोसिटी की तरफ है, दैट फोर्स इज नोन एज योर टेंजेंशियल फोर्स। ले बेटा, मैंने इस तरफ एक फोर्स दिखा दिया एंड दिस फोर्स इज योर टेंजेंशियल फोर्स। This force is your tangential. In this case, the speed is increasing. That's why I am saying that. That's why I am saying that कि आपका जो tangential force है ये हमारी velocity के पैरेलल है। बेटा ये हमारे पार्टिकल की velocity के पैरेलल है। और ये किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है? ये बेटा ऑफ कोर्स स्पीड बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। What is the angle between tangential force and velocity? Of course, बेटा angle between them is 0 degree. मैं आपसे पूछूं कि इस टाइम पर पावर कितना है, तो आप बोलोगे सर दैट इज टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एज यू कैन सी दैट की पावर बेटा पॉजिटिव है। पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स आपका पॉजिटिव है, और अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो ऑब्वियस बात है कि ये काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा। काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा, इट मीन्स दैट स्पीड को बढ़ाएगा। ये स्पीड को बढ़ाएगा, ये वाली बात तो हम पहले से जानते हैं, क्योंकि वो वाला फोर्स जो वेलोसिटी की तरफ लगता है वो तो ऑफकोर्स स्पीड को बढ़ाएगा ही। समझ गए इस बात को? सर क्या ये टेंजेंशियल फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। चलो उसका एक अलग से डायग्राम बना देता हूँ। आप इतनी जिद कर रहे हो तो मैं तो एक डायग्राम और बना सकता हूँ। सुनना बेटा, जैसे बेटा मान लीजिए कि इस सिचुएशन के अंदर कोई पार्टिकल है, वो यहां कहीं है, उसके पास बेटा वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, एंगुलर वेलोसिटी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अल्फा जो है वो क्लॉकवाइज है। अगर अल्फा क्लॉकवाइज है तो ऑब्वियस बात है कि ये जो अल्फा होगा ये ओमेगा को घटाएगा, ये ओमेगा को कम करेगा। अगर ओमेगा कम होगा तो ऑब्वियस बात है बेटा आपकी स्पीड भी कम होगी। अगर ओमेगा कम होगा तो बेटा ऑब्वियस बात है कि स्पीड भी कम होगी। आपका जो अल्फा है इट इज एंटी पैरेलल टू एंगुलर वेलोसिटी। इट ऑब्वियसली इंप्लाइज दैट कि आपकी एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा। अब हम जानते हैं कि v इज इक्वल्स टू तो ओमेगा आर होता है, और अगर v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है तो ऑब्वियस बात है कि ओमेगा अगर घटेगा तो हमारा v भी तो लगातार घटेगा। v अगर घटेगा तो इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये है कि कोई ना कोई एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी के जरूर अपोजिट है। एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में बेटा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कौन सा हो सकता है? आप बोलोगे सर ऑब्वियस बात है कि सेंट्रीपिटल तो हो नहीं सकता, सेंट्रीपिटल तो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जरूर कोई ना कोई एक्सेलरेशन इसे पीछे की तरफ है। अगर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है तो हम समझ गए कि ये वाला एक्सेलरेशन तो ऑब्वियस बात है कि हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरह से वेलोसिटी के अपोजिट है तो टेंजेंशियल फोर्स भी बेटा वेलोसिटी के अपोजिट होना चाहिए। तो इस तरफ आ जाएगा आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाला जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा ऐसे वेलोसिटी के अपोजिट। तो इस केस में आप देख पा रहे हो कि आपका जो टेंजेंशियल फोर्स है ये आपका बड़ा वेलोसिटी के तरफ नहीं उसके अपोजिट है। वेलोसिटी और टेंजेंशियल फोर्स के बीच में जो एंगल है वो आपका ना तो इस टाइम पर 0 है ना 90 है, बल्कि ये वाला एंगल आपका इस बार 180 है। आई होप इट्स ओके। हाँ बेटा, मैं ये कह रहा था कि इस केस के अंदर आपका जो टेंजेंशियल फोर्स है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। टेंजेंशियल फोर्स अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल बेटा ऑफ कोर्स 180 डिग्री है। तो टेंजेंशियल फोर्स वेलोसिटी की तरफ भी हो सकता है, उसके अपोजिट भी हो सकता है। कुल मिलाकर टेंजेंशियल फोर्स होगा तो टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर ही। अगर मैं इस केस में पूछूं कि बेटा ये टेंजेंशियल फोर्स क्या कर रहा है, तो आप बोले सर ऑब्वियस बात है कि लगातार स्पीड को घटा रहा है, कम कर रहा है। मैं इस केस में आपसे पूछूं कि इसका पावर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय स्पीड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा cos 180 तो -1 होता है, cos 180 अगर -1 है तो ऑब्वियस बात है कि पावर आपका नेगेटिव आ गया। पावर अगर आपका नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब इस टाइम पर आपके टेंजेंशियल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव है। टेंजेंशियल फोर्स का अगर वर्क डन नेगेटिव है तो ऑब्वियस बात है कि अब ये काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा नहीं रहा है, घटा रहा है। अगर काइनेटिक एनर्जी को घटा रहा है तो ऑब्वियस बात है स्पीड को लगातार घटा रहा है।
स्पीड को घटा रहा है, ये वाली बात तो हम शुरुआत से बोलते आए भी हैं। तो टेंजेंशियल फोर्स स्पीड को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि ये टेंजेंशियल फोर्स वेलोसिटी की तरफ है या उसके अपोजिट है। ठीक है, चलिए बच्चों, मैं कुल मिलाकर टेंजेंशियल फोर्स के बारे में जितनी बातें हैं मैं उन सबको एक बार के लिए कंपाइल कर रहा हूँ, सारी की सारी बातें एक एक करके बेटा मैं लिख रहा हूँ। जी कैसे हो गया? ठीक है बेटा, मैं एक बार सारी की सारी बातें लिख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, इट ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सर्कल। बेटा ये सर्कल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही लगेगा। दूसरी बात, ये वेलोसिटी की तरफ भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। अगर आपका टेंजेंशियल फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल है तो ऐसे केस में ये लगातार स्पीड को बढ़ाएगा, लगातार काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा और इसका जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर आपका टेंजेंशियल फोर्स वेलोसिटी की तरफ ना होकर अगर उसके अपोजिट है तो ऑब्वियस बात है बेटा, लगातार वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड यानी स्पीड को लगातार घटाएगा, काइनेटिक एनर्जी को लगातार घटाएगा और इसका जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव ना आकर नेगेटिव आएगा। इट मीन्स दैट टेंजेंशियल फोर्स इज आइदर अलोंग वेलोसिटी और अपोजिट टू द वेलोसिटी। बेटा ये वाली बात तो आप समझ गए होंगे। आगे चलते, अगर मान लीजिए कि आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ तो आपका जो ओमेगा है वो कांस्टेंट होगा। ओमेगा कांस्टेंट होगा तो ऑफ कोर्स बेटा आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट होगी, और अगर स्पीड अगर कांस्टेंट होगी तो ऑब्वियस बात है बेटा ना तो कोई टेंजेंशियल फोर्स है, इस बार बेटा स्पीड के बढ़ने घटने का कोई कारण है ही नहीं, इस बार बेटा आपकी स्पीड के बढ़ने घटने का कोई कारण है ही नहीं। तो आप कह सकते हो कि उस केस में किसी प्रकार का कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा। एक बात और बेटा, टेंजेंशियल फोर्स का मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं दैट इज ऑब्वियसली मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को आप दो तरह से लिख सकते हो, एक तो बेटा आपका अल्फा इंटू आर और दूसरा एम इंटू डी बाई डी टी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। स्पीड के चेंज होने की जो रेट थी बेटा वही तो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था। अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड तो जीरो हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जीरो हो जाएगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो टेंजेंशियल फोर्स भी आपका जीरो हो जाएगा। कब? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, अदरवाइज थोड़ा टेंजेंशियल फोर्स आएगा। समझिए बेटा इस बात को। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे टेंजेंशियल फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल लिखिए, दैट इज मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में आप बड़े आराम से लिख सकते हो, अल्फा क्रॉस आर। कैसे लिख सकते हो बेटा? अल्फा क्रॉस आर, दिस इज द टेंजेंशियल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। हालांकि शायद कभी जरूरत ना पड़े बट फिर भी हमें आनी चाहिए, हमें कभी जरूरत ना पड़े मगर फिर भी हमें आना चाहिए। ये आपका बड़ा टेंजेंशियल फोर्स है। आई होप बड़ा हल्का फुल्का क्लियर होना स्टार्ट हो गया होगा। मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं, टेंजेंशियल फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि इट इज आइदर अलोंग वेलोसिटी और अपोजिट टू वेलोसिटी, या तो वेलोसिटी की तरफ या उसके अपोजिट, इसके अलावा और कोई बड़ा डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही, जो आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जिसके अंदर आपका ओमेगा जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, जिसमें आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि सिस्टम के पास कोई ना कोई एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, जब सिस्टम के पास कोई ना कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में टेंजेंशियल फोर्स लगता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर किसी प्रकार का कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगता। ठीक है, बात बेटा मेरे ख्याल से आपके समझ में आई गई होगी। ठीक, आगे चलते हैं बेटा। मैं एक बार ना छोटा सा एक कंपाइलेशन कर रहा हूं, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बेटा मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है ऐसे सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है, ये मान लीजिए इसका रेडियस, ठीक है,
पार्टिकल बेटा लेट से यहां कहीं है। ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है इसके पास अब दो तरह के फोर्सेस हो सकते हैं बेटा, दो तरह के फोर्सेस हो सकते हैं। सेंटर की तरफ जो फोर्स आएगा बेटा दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा बेटा दैट इज टेंजेंशियल फोर्स। आपका जो नेट फोर्स आएगा इन दोनों का वेक्टर समेशन आएगा, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसलिए आप सीधा कह सकते हो कि नेट फोर्स जो है दैट इज ऑब्वियसली अंडर रूट ऑफ एफ सी का स्क्वायर प्लस एफ टी का स्क्वायर। इस नेट फोर्स ने रेडियल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाया है, कितना एंगल बनाया है, इस एंगल को हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है एफ टी, बेस है आपका एफ सी। इसी तरह से नेट फोर्स और टेंजेंशियल डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल है, वैसे तो आप बोल सकते हो कि 90 माइनस थीटा है, लेकिन इसी में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि दैट इज tan ऑफ फाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेटा आपका परपेंडिकुलर एफ सी है और बेस बेटा आपका एफ टी है, ठीक। अच्छा ये इतना बड़ा कैसा यार। हाँ अच्छा एक बात और, अगर मान लीजिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मान लीजिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और ये मान के चलो कि 90% सवालों के अंदर तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही होगा, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो ऑब्वियस बात है कि आपका जो ओमेगा है वो कांस्टेंट होगा, तो आपका अल्फा 0 होगा, तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, तो आपका टेंजेंशियल फोर्स 0 होगा। तो उस केस में तो आप कहोगे कि सर नेट फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स ही होगा, क्योंकि आपका टेंजेंशियल फोर्स तो 0 है। तो बेटा जब आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो नेट फोर्स सिर्फ और सिर्फ आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, टेंजेंशियल फोर्स तो इस केस में आपका 0 है, ठीक है। समझ गए बेटा इस बात को? आई रियली होप बेटा आपके दिमाग में सारी बातें सेट हो गई होंगी, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट इज, अब मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपके मन में कुछ बातें बिठाना चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपके मन में बिठानी है वो दो है। पहली ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स नया फोर्स नहीं है, और दूसरी ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज सिंपली मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला में आता है ओमेगा स्क्वायर इनटू आर या फिर वी स्क्वायर बाई आर। बस इतनी सी बात मेरे को बिठानी है और फिर मेरा काम बन गया, फिर मेरे बच्चे खुद ही सवाल कर लेंगे बिल्कुल मस्त तरीके से, उन्हें दिक्कत ही नहीं आएगी। भरोसा नहीं है? चलो ठीक है, मैं एक दो सवाल से आपको बढ़िया तरीके से बातें समझाता हूं। सुनिए बेटा, जैसे मान लीजिए आपने हल्का फुल्का एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये चीज़ पढ़ रखी है, मुझे पता आपने पढ़ रखी है, लेकिन मैं जानबूझ के वापस से बता रहा हूँ आपको फील दिलाने के लिए। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ये पढ़ रखा है कि एटम के बीचों बीच एक न्यूक्लियस होगा और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो न्यूक्लियस है बीचों बीच, जिसके पास चार्ज है Ze, और r डिस्टेंस की दूर पर, r डिस्टेंस दूर ऐसे आपके पास बड़ा ये एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे, जिसका चार्ज है -e और मास है m। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काट रहा है किसी स्पीड v से। मुझे नहीं पता बड़ा ये स्पीड कितनी है, मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये स्पीड कितनी है, बल्कि ये स्पीड मुझे निकालनी है। बस मुझे ये ज़रूर पता है कि ये जो पार्टिकल है ये इस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो Ze है। Z बेटा मेरे ख्याल से हल्का फुल्का पता है कि किसी भी एटम का एक तरह से एटॉमिक नंबर है, एक तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है। उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट फिर भी आपको पता है इसलिए मैंने बोल दिया। मेरा सवाल ये है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है सर्कल में, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। तो पक्की बात है कि सेंटर की तरफ कोई ना कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो पक्की बात है अंदर की तरफ कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स थोड़ी है, कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है? मेरा पहला सवाल तो ये है बेटा। सवाल सुनिए, हु इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स? दूसरा सवाल, फाइंड स्पीड। तीसरा सवाल,
फाइंड इस इलेक्ट्रॉन का ओमेगा, और चौथा सवाल फाइंड टेंजेंशियल फोर्स। बस इतने से सवाल है, आराम आराम से इत्मीनान से करो। अभी करता हूं। अगर पार्टिकल इस तरह से v स्पीड से कर चक्कर काट रहा है तो जरूर अंदर की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, डिपेंडिंग ऑन कि v निकालना है या ओमेगा निकालना है। चलो हमें पहले v निकालना है, ठीक। ये एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करा रहा है? सो सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे सेंट्रीपिटल फोर्स तो नाम है, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो टर्म है उसका नाम है, फोर्स कौन सा है? तो आप बोलोगे सर ये वाला जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है दैट फोर्स इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय वर्च्यू ऑफ चार्ज। और बाय वर्च्यू ऑफ चार्ज ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो प्रोवाइड करा रहा है आपको ये सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप कहोगे सर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहला सवाल तो हो गया। अब अगला सवाल, सर ये स्पीड निकालो। बिल्कुल निकाल लेंगे। अंदर की तरफ मुझे अगर ये फोर्स निकालना है तो बेटा एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है बेटा उसकी वैल्यू शायद मेरे बच्चों को पता होती है कि Q1 Q2, इसका चार्ज मल्टीप्लाई बाय इसका चार्ज। सर नेगेटिव क्यों नहीं लिखते? बेटा नेगेटिव तो सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि फोर्स अट्रैक्टिव है, बाकी वहां लिखने की जरूरत नहीं है। कि Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू अंदर की तरफ एक्सेलरेशन। अंदर की तरफ जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है उसके पास अंदर की तरफ एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर। एक आर से एक आपका आर निपट गया, और v की वैल्यू मेरे पास आ गई अंडर रूट ऑफ k टाइम्स जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर। ये हमारे पास बड़ा v आ गया। सर मुझे ओमेगा निकालना है। बड़ा ओमेगा निकालना है तो m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर लिख देते हैं, तब भी आता। और अदरवाइज आप कह सकते हो कि सर ओमेगा इज सिंपली v बाई आर, तो हमारे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k टाइम्स जेड ई स्क्वायर अपॉन m टाइम्स आर रेज टू पावर 3। डन। व्हाट इज द टेंजेंशियल फोर्स? टेंजेंशियल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? आप बोलो सर देखो मुझे कोई फोर्स तो दिख नहीं रहा, क्योंकि ये वाला चार्ज पार्टिकल इस वाले चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ तो कोई फोर्स दिख नहीं रहा। और सवाल के अंदर भी बोल रखा है कि आपकी स्पीड तो कांस्टेंट है। अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो ऑब्वियस बात है कि स्पीड अगर कांस्टेंट है तो स्पीड के चेंज होने की रेट माने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है तो टेंजेंशियल फोर्स भी तो आपका जीरो है, होना भी चाहिए था। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाने वाला दिख भी नहीं रहा। इधर तो बेटा फिर भी किसने लगा दिया? आपके न्यूक्लियस ने अट्रैक्टिव फोर्स लगा दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। आई होप इट्स ओके। बहुत आसान एग्जाम्पल लिया, ऐसे 2-3 आसान एग्जाम्पल मैं और लूंगा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चों को फील आ जाए। अगर एक बार उनको फील आ गई फिर मेरा काम बन गया, फिर तो मेरे बच्चे खुद ही कर लेंगे यार। दूसरा सवाल मैं ले रहा हूं सोलर सिस्टम का, जिसके अंदर कहानी कुछ ऐसी है कि बीचों बीच सन है जिसका मास कैपिटल M है। सन से r डिस्टेंस दूर बेटा यहां कहीं कोई प्लेनेट है जिसका मास है स्मॉल m। ये प्लेनेट ऐसे बेटा किसी न किसी वेलोसिटी v से भाग रहा है, पता नहीं कितनी वेलोसिटी है। v वेलोसिटी ऐसे है तो ओमेगा भी ऐसे। ये लगातार सन के अराउंड इस तरह से लगातार घूमे जा रहा है, जैसा होता भी है एक्चुअली। मेरा सवाल यह है, पहला सवाल, अगर ये प्लेनेट लगातार चक्कर काट रहा है तो ऑब्वियस बात है कि अंदर की तरफ कोई ना कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो अंदर की तरफ कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। कौन प्रोवाइड करा रहा है ये वाला सेंट्रीपिटल फोर्स? पहला सवाल तो यही है। मेरे बच्चे जवाब देने में स्टार्ट कर दिया होगा, हु इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा सवाल, फाइंड स्पीड ऑफ द प्लेनेट, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट। चौथा सवाल, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट
व्हेन आई से टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, इसका मतलब प्लैनेट को पूरा का पूरा चक्कर काटने में कितना समय लगेगा ये बताइए, निकाल देंगे। ये मास इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है बाय वर्च्यू ऑफ सम फोर्स दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेंटर की तरफ तो एक ही फोर्स लगता हुआ दिखाई दे रहा है, बेटा कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो सेंटर की तरफ तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ना बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स तो नाम है, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम निकाल रखा है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई फोर्स प्रोवाइड कराता है, कौन प्रोवाइड कराएगा, तो आप कहोगे सर सन जो है वो प्लेनेट को अपनी तरफ मास के कारण अट्रैक्ट करता है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहले वाले सवाल का तो जवाब हो गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स। वी निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे। अगर पार्टिकल इस तरह से चक्कर काट रहा है वी वेलोसिटी से, तो सेंटर की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा, सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन आएगा बेटा दैट इज वी स्क्वायर बाई आर। हु इज प्रोवाइडिंग दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एम मास इस एम मास को ग्रेविटेशनल फोर्स से अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उस फोर्स की जो वैल्यू होगी बेटा दैट विल बी जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस इज द फोर्स and this force must be equal to mass into इस तरफ acceleration, इस तरफ acceleration is of course v square by r, r से r, m से m निपटा बड़ा, v की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर। सर मुझे ओमेगा भी निकालनी है, अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी निकाल रखी है तो दैट इज v बाई आर, दैट इज अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर रेस टू पावर 3। सर टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड मतलब पूरा चक्कर काटने में समय। आप तो जानते बेटा कांस्टेंट ओमेगा से अगर कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है बेटा, कांस्टेंट ओमेगा तो है क्योंकि इस तरफ तो कोई फोर्स ही नहीं है, फोर्स तो सिर्फ और सिर्फ इस तरफ है, इस तरफ कोई फोर्स नहीं तो टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, टेंजेंशियल फोर्स नहीं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है तो कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट ओमेगा से लगातार मूव करता रहेगा। तो टाइम पीरियड आप कह सकते हो कि सर दैट इज ऑफ कोर्स 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम। बेटा हमारा टाइम पीरियड आ गया। हम कभी न कभी बेटा इस बात को आगे जाके देखेंगे कि टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो प्लेनेट की सन से जो डिस्टेंस है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब सन के नज़दीक वाले जो प्लेनेट होंगे वो बेटा फास्टली मूव करेंगे, उनका टाइम पीरियड कम आएगा। जो दूर होंगे बेटा उनके आर बड़ा होगा तो उनका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा, जो और दूर होंगे उनका टाइम पीरियड तो और ज़्यादा आएगा। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर 3। दिस इज नोन एज केपलर्स लॉ। बेटा इसके लिए एक वर्ड है केपलर्स लॉ। केपलर बेटा एक फिजिसिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने ये वाला लॉ प्रूव किया था। हालांकि उन्होंने तो ऑब्जर्वेशन से प्रूव किया था, हम इसको मैथमेटिकली भी इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए बेटा इस बात को, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ऐसा ही एक सवाल और, आराम से इत्मीनान से बढ़िया से सुनो समझो देखो सब हो जाएगा। बेटा कोई ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह कंसिडर करना ही नहीं है, और आपके पास ये बेटा ऐसे मेरे पास कोई फिक्स्ड रॉड टाइप सिचुएशन है। इस फिक्स्ड रॉड के साथ ऐसे बेटा अपने पास एक स्प्रिंग बंधी हुई है ऐसे। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है और इसकी नेचुरल लेंथ जो है वो L है, नेचुरल लेंथ L है, कोई ग्रेविटी वगैरह नहीं बेटा। और इस स्प्रिंग के एंड पर मैंने कोई ऐसे m मास बांध रखा है, ठीक है। m मास बांधने के बाद मैं इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को ऐसे कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहा हूं बेटा, मैं ऐसे कांस्टेंट ओमेगा से ऐसे घुमा रहा हूं, तो वो m मास भी घूमेगा घूमेगा घूमेगा, ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इफ particle is rotating with constant angular velocity omega, find
एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। बेटा स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन बताओ। वैसे आप सोच सकते हो बेटा, खुद भी इस बात को सोच सकते हो, डूएबल है। पहली बात तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि आखिर एक्सटेंशन आएगा क्यों। देखो, अगर आप इस रॉड को ये घुमाओगे तो ये वाला पार्टिकल भी उस रॉड के साथ साथ ऐसे घूमेगा। पार्टिकल अगर घूमेगा तो ऑफकोर्स इस सेंटर के अबाउट अंदर की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन आना चाहिए। जब रॉड है वो ऐसे से घूमेगी तो उसके साथ ही पार्टिकल चिपका हुआ तो वो भी ऐसे ऐसे घूमेगा। अगर ऐसे से घूमेगा तो सेंटर की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन होना चाहिए। सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन ऑफकोर्स बड़ा सेंट्रीपिटल होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कोई ना कोई तो प्रोवाइड कराएगा। mg है नहीं, कौन प्रोवाइड करा सकता है? तो आप बोलोगे सर इस स्प्रिंग में टेंशन आ जाएगी, वो प्रोवाइड करा देगी। अब स्प्रिंग तो इस पार्टिकल को तभी खींचेगी ना जब इस स्प्रिंग के अंदर कोई ना कोई एक्सटेंशन होगा, तभी तो खींचेगी। तो होगा क्या कि आपका जो पार्टिकल है बेटा वो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि बाहर चला जाए और उसके बाद इस रॉड के साथ घूमे। ऐसे कुछ ना कुछ एक्सटेंशन टाइप तो होना ज़रूरी है। अब ये पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमेगा, लेकिन अब ये जो पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस अगर ध्यान से देखो तो वो l+x है। अगर l+x है तो ऑब्वियस बात है कि इस पार्टिकल के पास अंदर की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन होना चाहिए सेंटर की तरफ। ये पार्टिकल जिस सर्कल में घूम रहा है उसका सेंटर ये रहा, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होना चाहिए v²/r या फिर ω²/r। सवाल के अंदर बड़ा ओमेगा दे रखा है तो इसलिए मैं ω²/r ले देता हूँ। ω² इंटू वो रेडियस जिस रेडियस के अंदर घूम रहा है, दैट इज l+x। लेकिन आखिर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराने वाला फोर्स कौन है? तो कुछ बेवकूफ़ बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे सर सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे हाँ ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो है, लेकिन वो फोर्स है कौन? तो आप बोलोगे सर ऑब्वियस बात है, स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आया है, स्प्रिंग खींचेगी ऐसे, तो स्प्रिंग का जो टेंशन kx है वही है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस। एंड वी नो दैट, हमें तो सिंपली न्यूटन्स तो लगाना आता है। हम तो जानते हैं अंदर की तरफ एक फोर्स है kx एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू अंदर की तरफ एक्सेलरेशन। अंदर की तरफ एक्सेलरेशन है ω² इंटू l+x। दिस इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हमसे बेटा मेरे ख्याल से सवाल के अंदर क्या पूछा है? एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग पूछा है, x पूछा है। मेरे ख्याल से बेटा आंसर आ गया है mω²l k माइनस m⍵²। m⍵² बेटा सही लिखा ना? हाँ सही लिखा, k माइनस m⍵²। ये हमारे पास आ गया एक्सटेंशन, ये बेटा हमारे पास आ गया एक्सटेंशन। ठीक है, बढ़िया सा आपका आंसर, ये आपका बड़ा आंसर। आगे चलिए बच्चों, आगे चलिए बेटा, एक और सवाल करते हैं। ऐसा ही आसान सा सोचने समझने वाला बढ़िया सा सवाल करते हैं। ठीक है, आपको तो मैं सिर्फ और सिर्फ कंफर्टेबल कर रहा हूँ कि किसी तरह से आप कंफर्टेबल हो जाओ इन सारे के सारे सवालों को करने के लिए, फिर धीरे धीरे मामला अपना सेट हो जाएगा। सुनना बेटा, मान लीजिए कि बेटा एक कोई ओवर ब्रिज है। बड़ा ओवर ब्रिज मतलब पुलिया, ठीक है, ओवर ब्रिज, ठीक है, जैसे बेटा पुलिया होती है ना, ऐसे सड़क पे ऐसे पुलिया बनी होती है, वैसे पुलिया। ठीक, इस पुलिया को मैं ऐसे के सर्कल का पार्ट मान सकता हूँ। जिस सर्कल का पार्ट मान रहा हूँ उसका सेंटर यहाँ कहीं है, बड़ा रेडियस r है, ये एक तरह से वर्टिकल प्लेन है। पुलिया के सबसे ऊपर ही ऊपर ये बड़ा कोई बाइक है। पुलिया के सबसे ऊपर ही ऊपर ये बड़ा कोई बाइक है और ये बाइक जा रही है, सबसे ऊपर जब ये बाइक है तब जाएगी। ये m मास की बाइक है और इस टाइम पर इस बाइक के पास स्पीड जो है वो v है, स्पीड जो है इस टाइम पे v है। ठीक है बेटा, सवाल ये है फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन बाइक एंड रोड। रोड मतलब जो ओवर ब्रिज की जो सड़क है उसके और इस बाइक के बीच में कितना नॉर्मल फोर्स होगा वो निकालो। बिल्कुल निकालेंगे, सुनना।
इस बाइक पर सबसे पहले नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg। उस mg कारण ये बाइक आना चाहिए नीचे की तरफ, तो सड़क जो होगी उसको पुश करेगी। ऑफ कोर्स बड़ा सड़क तो पुश ही कर सकती है, ठीक है। मैं भी अगर बड़ा मान लीजिए सरफेस पर अगर बैठा हूँ, खड़ा हूँ, तो नीचे की तरफ mg है, तो सरफेस मेरे को ऊपर की तरफ पुश कर रही है किसी न किसी नॉर्मल फोर्स से, तो मैंने ऐसे नॉर्मल लगा दिया ऐसे। अब भले ही स्पीड कांस्टेंट हो, लेकिन एक्सेलरेशन तो है। कौन सा सर? अरे बेटा ये वाला पार्टिकल ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन पे थोड़ी जा रहा है। ये जो आपकी बाइक है ये तो सर्कल पे जा रही है, ऐसे पुलिया के ऊपर से गुजर रही है यूं। और अगर पुलिया के ऊपर से अगर गुजर रही है तो इसके पास एक्सेलरेशन तो है। सर एक्सेलरेशन क्यों होना चाहिए? क्योंकि लगातार इस बाइक की बेटा वेलोसिटी चेंज हो रही है, भले ही स्पीड कांस्टेंट हो, भले ही आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो, लेकिन बेटा इसके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन तो है, क्योंकि लगातार से डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। उस एक्सेलरेशन को हम जानते हैं, वो एक्सेलरेशन हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस बाइक के पास जरूर ये जो सर्कल है इसके सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, एंड दैट एक्सेलरेशन वी नो इट वेरी वेल, दैट इज v स्क्वायर बाई आर, दैट इज v स्क्वायर बाई आर। अब हमें काम करना आता है, अब हमें बिल्कुल न्यूटन्स लॉ लगाना आता है। न्यूटन्स लॉ सेज दैट सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो सेंटर की तरफ फोर्स क्या है? सेंटर की तरफ है फोर्स है mg माइनस नॉर्मल। क्या है बेटा? mg माइनस नॉर्मल। सेंटर की तरफ फोर्स है mg माइनस नॉर्मल, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू सेंटर की तरफ फोर्स, सॉरी मास इनटू सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन। अरे सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू मुझे पता है v स्क्वायर बाई आर है। वैसे आप कहना चाहो तो इस mg माइनस नॉर्मल को आप सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हो, कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्चुअली द रिजल्टेंट ऑफ mg एंड नॉर्मल। बन गया अपना काम। तो बड़ा नॉर्मल पूछ रखा है आपने, नॉर्मल की वैल्यू आ गई है mg माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। नॉर्मल की बड़ा वैल्यू आ गई है mg माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, ये आपका नॉर्मल है। समझ गए बेटा इस बात को? अच्छा एक बात रखो, तुम जितनी ज़्यादा स्पीड रखोगे, स्पीड जितनी ज़्यादा हाई होगी, नॉर्मल उतना ही लेस होगा, नॉर्मल कम होगा। और अगर आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर से अगर बाइक चला दी, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से बाइक चला दी, तो ऐसा हो सकता है कि आप उड़ने लग जाओ। उड़ने लग जाओ का मतलब ये नहीं कि बाइक से कोई पंख निकल आए। उड़ने का मतलब ये है कि अब आप पर नॉर्मल फोर्स लगना बंद हो गया, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रही है। तो अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हुई तो आप फ्लाई ऑफ भी कर सकते हो, और फ्लाई ऑफ होने का मतलब ये है कि नॉर्मल फोर्स लगना बंद हो गया। नॉर्मल फोर्स को जीरो करने के लिए बेटा जीरो करना, जीरो शुड बी इक्वल टू mg माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। बेटा v की वैल्यू बड़े प्यार से मेरे पास आ गई है √rg। अगर आपने स्पीड √rg रख ली बाइक की, या उससे ज़्यादा रख दी, तो आप उड़ने लग जाओगे। लेट मी रिमाइंड वंस अगेन, उड़ने का मतलब क्या है? उड़ने का मतलब ये है कि नॉर्मल लगना बंद हो गया और आप ऐसे फ्लाई ऑफ कर जाओगे। तो बेटा हो सकता है कि आप नोटिस भी क्या होगा कि इस तरह के बेटा कोई पुलिया है, और अगर मैं बहुत ज़्यादा जोर से अगर दौड़ाते हो तो हो सकता है बेटा कभी आप ऐसे कॉन्टैक्ट लूज कर जाओ टॉप एंड पे। कितने वेलोसिटी पर आप टॉप एंड पर कॉन्टैक्ट लूज करोगे? √rg की वेलोसिटी है, उससे ज़्यादा वेलोसिटी पर आप वहाँ से कॉन्टैक्ट लूज कर जाओगे, और हो सकता है बेटा थोड़ी देर तक आप ऐसे जंप कर जाओ। ठीक है, करना नहीं। आगे चलिए बच्चों, ऐसा ही एक सवाल और पूछता हूँ। सिचुएशन सेम, बट आपका ओवरब्रिज है, वर्टिकल प्लेन है बेटा, ओवरब्रिज है, आपके पास बेटा ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, और ये एक तरह से आपका जो ओवरब्रिज है उसका रेडियस आप r मान सकते हो, उसका सेंटर बेटा आप ऐसे c मान सकते हो। एक बाइक है बेटा, ठीक है, एक बाइक है जो यहां से गुजर रही है, ऐसी बाइक जिसका मास m है, और ये कांस्टेंट स्पीड v से जा रही है। बेटा पहले बोलूं स्पीड कांस्टेंट है, ओवर ब्रिज पे यूं जा रही है। पिछले वाले सवाल में सबसे ऊपर थी, अब बेटा यहाँ गई। मेरे कुछ छोटे मोटे सवाल आराम आराम से इत्मीनान से जवाब दो। बेटा भले ही स्पीड कांस्टेंट से जा रही हो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों सर? लगा था डायरेक्शन चेंज हो रही है, अभी वेलोसिटी यूं है, फिर यूं है, फिर यूं है, तो जरूर कोई ना कोई एक्सेलरेशन होना चाहिए। कौन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बना लेंगे डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं।
बेटा सवाल बहुत ही क्लियर सा पूछ रहा हूं, पहला ये, फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन बाइक एंड ओवरब्रिज। बेटा ओवरब्रिज बोलते हैं, रोड बोलते हैं, एक ही बात है। बेटा दूसरा सवाल, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन बाइक एंड रोड। बेटा सड़क और बाइक के बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्या क्या फ्रिक्शनल फोर्स आया कैसे, लेकिन लगाए लोगे, दिमाग तो खूब है आपके पास। चलिए बेटा सोचते हैं, सबसे पहले इस एम मास के पार्टिकल को, एम मास की बाइक को अर्थ पुल करेगी ऐसे नीचे की तरफ mg से। अच्छा बेटा एक बात, ये वाला एंगल थीटा आपको गिवन है सवाल के अंदर बेटा, ठीक है, ये थीटा गिवन है। अगर ये वाला एंगल थीटा वर्टिकल के साथ, ये जो बड़ा बाइक को और सेंटर को जोड़ने वाला जो लाइन है, ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी आपका थीटा। रेडियल डायरेक्शन में mg का एक कंपोनेंट आएगा, दैट कंपोनेंट इज mg cos थीटा। इसको सॉरी बेटा, हाँ, mg का एक कंपोनेंट ऐसे भी आएगा, दैट विल बी ऑफ कोर्स mg sin थीटा, mg sin। इस mg cos थीटा के कारण बाइक जो होगी वो यूं आना चाहेगी ऐसे, लेकिन ये जो बड़ा आपके क्या कहते हैं कर्व्ड जो रोड है बेटा, आपकी सड़क है, वो इसको पुश करेगी ऐसे। वो जिस फोर्स से पुश करेगी दैट फोर्स इज द नॉर्मल फोर्स। अभी तक कहानी में एक ट्विस्ट और बाकी है। मैं ही जानता हूं कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो ऑब्वियस बात है कि आपका टेंजेंशियल फोर्स जो है वो जीरो आना चाहिए। भाई स्पीड जीरो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो तो टेंजेंशियल फोर्स जीरो। लेकिन सर टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स दिख रहा है mg sin थीटा। भाई वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स दिख रहा है mg sin थीटा, जो सर स्पीड को घटाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही बात है बेटा, लेकिन mg sin थीटा को कोई ना कोई फोर्स पक्की बात है कि बैलेंस कर रहा होगा, तभी तो स्पीड कांस्टेंट रही होगी। तो कोई ना कोई फोर्स ऐसा है जो सरफेस के अलोंग ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा है और उसकी वैल्यू भी mg sin थीटा के बराबर है। सर कौन हो सकता है वो फोर्स? सरफेस के अलोंग नॉर्मल तो लग नहीं सकता, mg ऐसे लग सकता है। सरफेस के अलोंग तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग सकता है, और वो भी कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन। और वो भी कौन सा? स्टैटिक। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी बाइक वगैरह किसी सरफेस पर चलती है तो बेटा उस केस में बाइक का जो टायर का सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है वो सरफेस पर ऐसे मूव करता है, ऐसे। तो नीचे वाले सरफेस की और टायर के बीच में ऐसे कोई रगड़ नहीं है, रगड़ नहीं है तो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं तो कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। कई बुक्स में इसको रोलिंग फ्रिक्शन भी बोल रखा है, लेकिन फॉर्मूला बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन के और रोलिंग फ्रिक्शन के एग्जैक्टली सेम है। स्टैटिक फ्रिक्शन के तुम जानते हो कैसे निकालते हो? सिचुएशन से। सिचुएशन क्या कह रही है कि डाउन द इंक्लाइन लग रहा है mg sin थीटा, तो उसको बैलेंस करने के लिए अप द इंक्लाइन भी कितना लगना चाहिए? mg sin थीटा। तो दूसरे वाले सवाल का जवाब तो आ गया है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, तो आप जवाब दे सकते हो कि सर फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक लग रहा है और उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास mg sin थीटा है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन तो हम हमेशा सिचुएशन देख के निकालते हैं, उसके लिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। सर नॉर्मल कैसे निकालोगे? बेटा नॉर्मल ऐसे निकालूंगा कि मुझे पता है कि ये वाला पार्टिकल भले ही कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, वेलोसिटी वेरिएबल है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर यहाँ पर है, तो सेंटर की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन होना चाहिए, एंड दैट एक्सेलरेशन इज द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हुज वैल्यू इज ऑफ कोर्स v²/r। अंदर की तरफ एक्सेलरेशन है तो अंदर की तरफ फोर्स कितना है? आप बोलो सर अंदर की तरफ फोर्स है mg cos थीटा माइनस नॉर्मल, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इज द नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज ऑलवेज मास इनटू सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन। सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन इज v²/r। हमारे पास नॉर्मल की वैल्यू बड़े प्यार से आ गई है mg cos थीटा माइनस m v²/r। आई रियली होप कि बेटा तुम सारी बात समझ गए हो।
ऐसे केस में फिर से कोई पूछ ले कि सर ये फ्लाई ऑफ कर सकता है क्या? हाँ बेटा कर सकता है। फ्लाई ऑफ करने के लिए आपको नॉर्मल को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। टेक ऑफ करना, फ्लाई ऑफ करना एक ही बात है, नॉर्मल को 0 कर दिया था। आई रियली होप बेटा सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा सा ही सवाल बेटा आपसे एक और पूछ रहा हूँ। इस बार बेटा आपके पास सिचुएशन ऐसी है, इस बार बेटा जो पुलिया है वो तो ऐसी होती है, इस बार सबवे टाइप है ऐसे, मतलब आप नीचे से निकल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो लेकिन आप नीचे से जा रहे हो, ऐसे वर्टिकल प्लेन है और ये बड़ा एक तरह से आपस का सेंटर से जोड़ने वाली लाइन है, ये सेंटर है, ये रेडियस। यहां कहीं मेरे बच्चों कोई बाइक है, हाँ यहां कहीं बेटा आपके पास कोई ना कोई बाइक है, सबसे नीचे वाले पॉइंट पर बाइक है और बाइक जो है वो इस तरफ कांस्टेंट स्पीड v से जा रही है। भले ही स्पीड कांस्टेंट हो बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये एक तरह से सर्कल के अलोंग जा रही है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस आपके पास r है। मुझसे पूछा गया फाइंड, बेटा वर्टिकल प्लेन है सारा का सारा, नॉर्मल फोर्स बिटवीन बाइक एंड सड़क। बिल्कुल कर लेंगे। बाइक को सबसे पहले अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ, दैट इज mg। सड़क जो होगी वैसे पुश करेगी बेटा, इस बार बाइक ऊपर है, सड़क उसके नीचे है, तो सड़क उसको पुश करेगी। पिछले वाले सवाल में सड़क नीचे थी बेटा, बाइक उसके ऊपर से ऐसे निकल रही थी, तब भी पुश कर रही थी, ठीक। सड़क जिस फोर्स से पुश कर रही है दैट इज ऑफ कोर्स नॉर्मल। बाइक की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये सर्कुलर मोशन कर रही है, तो सेंटर की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन होना चाहिए जिसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों v²/r। सर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा v दे रखा है तो v²/r लिख दिया, ओमेगा दे रखा हो तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिख लेते हैं, जो दे रखा होगा वैसे कर लो। सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन पता है तो सेंटर की तरफ फोर्स तो बोलो, सेंटर की तरफ फोर्स है नॉर्मल माइनस mg। कितना बेटा? नॉर्मल माइनस mg। नॉर्मल minus mg is the force and this force must be equals to mass into acceleration is this। नॉर्मल की बेटा मेरे पास वैल्यू बड़े आराम से आ गई है mg प्लस mv²/r। तो इस बार तो नॉर्मल जो है वो mg से भी बड़ा है। जब आप बेटा ऐसे ऊपर से गए थे तब नॉर्मल जो था वो mg से छोटा था, इस बार नॉर्मल mg से बड़ा है। अब तो नॉर्मल 0 हो ही नहीं सकता, इस केस में फ्लाई ऑफ नहीं कर सकते। आप बोलोगे हाँ सर, जब भी हम ऐसे सबवे वगैरह से गुजरते हैं तब तो कोई उड़ने के चांस नहीं होते, उड़ने के चांस सिर्फ तभी होते हैं ऐसे ऊपर से निकलते हैं, ठीक। इसी में एक सवाल और कर लो, अलग से बेटा कोई पेन वैन चलाने की ज़रूरत ऐसी है नहीं, मतलब डायग्राम के लिए सवाल के तो बनानी पड़ेगी। जब ये बाइक यहाँ पहुँच जाएगी तब क्या कहानी है? वर्टिकल से एंगल है थीटा, बाइक पहुंच गई है यहां पर, बाइक के पास स्पीड है v, वो है कांस्टेंट। सवाल वही है नॉर्मल फोर्स बताओ, बिल्कुल बताएंगे। कौन से फोर्सेस से बेटा जरा चेक करना। सबसे पहले तो नॉर्मल mg वो देख लो, mg है ऐसे, अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा। नॉर्मल के दो कंपोनेंट कर लिया करो, एक तो रेडियल डायरेक्शन में। सर जानबूझ के आप ये रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेटा हमें एक्सेलरेशंस भी तो ऐसे पढ़े, रेडियल के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल देंगे, टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल देंगे। तो हमने एक्सेलरेशन भी तो ऐसे रेडियल और टेंजेंशियल पढ़े, तो फोर्स भी हम ऐसे रेडियल और टेंजेंशियल ही लिखना पसंद करेंगे। तो mg का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा दैट इज एज यू कैन सी दैट कि इट इज mg cos थीटा। इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो mg sin थीटा। सर स्पीड तो कांस्टेंट है, ये mg sin तो स्पीड कम करेगा, तो पक्की बात बेटा ऐसे लग जाएगा फ्रिक्शन। कौन सा? रोलिंग फ्रिक्शन बोल दो, स्टैटिक फ्रिक्शन बोल दो, मर्जी है आपकी। सर नॉर्मल फोर्स तो आएगा। नॉर्मल फोर्स हमेशा कैसे आता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। बेटा ये रहा आपका सरफेस, इसका
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका नॉर्मल फोर्स है। सो नॉर्मल फोर्स कैसे निकालूं? देखो भाई, भले ही आपकी स्पीड कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, आपकी बाइक जा रही है यूं सर्कल पर मूव कर रही है, तो सेंटर की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन आना चाहिए। सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं v²/r। कौन प्रोवाइड करा रहा है ये सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन? तो आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स नॉर्मल माइनस mg cos थीटा। इधर नॉर्मल, इधर mg cos थीटा, तो नेट फोर्स आ गया इस तरफ नॉर्मल माइनस mg cos थीटा, एंड दिस नॉर्मल माइनस mg cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू इस तरफ एक्सेलरेशन। इस तरफ एक्सेलरेशन है v²/r। नॉर्मल की वैल्यू बड़े प्यार से हमारे पास आ गई है mg cos थीटा प्लस mv²/r। इसी में थीटा की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये आंसर आ जाएगा बेटा, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो थीटा इक्वल्स टू 0 वाला तो पॉइंट है। आई रियली होप बेटा समझ गए होंगे इस बात को। आगे चलते हैं यार। चलो बच्चों, कुछ सवाल और करते हैं, सिचुएशंस थोड़ी सी अपन और भी देखते हैं, ठीक है? चलिए बेटा, नेक्स्ट इज, वैसे थ्योरी का ही पार्ट है लेकिन आप इसे एक तरह से सवाल टाइप मान सकते हो, ठीक है? इसका कोई रिजल्ट वगैरह याद करना हो तो याद भी रख सकते हो। दैट इज कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम। सुनना बच्चों, आराम आराम से, इत्मीनान से सारी की सारी बातें सुनना, समझना, देखना। ये बड़ा आपके पास एक स्मूथ हिंज है, ये बड़ा आपके पास एक स्मूथ हिंज है, ठीक है? ये इस हिंज के साथ वाला ऐसे वर्टिकल है, ये बड़ा आपके पास वर्टिकल लाइन है, ठीक? और हमारे पास एक स्ट्रिंग है, मासलेस आइडियल स्ट्रिंग लेके चल रही है अपन को, तो हमारे पास बेटा एक मासलेस आइडियल स्ट्रिंग है, ऐसी मासलेस आइडियल स्ट्रिंग है। लेट से बेटा ये आइडियल स्ट्रिंग जो है ये शुरुआत में वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना के थी। लेंथ में इसकी एक बार के लिए एल मान लेता हूं। जैसे मैंने कहा कि इट इज आइडियल स्ट्रिंग। व्हेन आई से आइडियल स्ट्रिंग आई जस्ट मीन दैट कि मासलेस स्ट्रिंग। इसके इस एंड पर मैंने ना एक मास बांध दिया ऐसे, छोटा सा मास बांध दिया ऐसे। अगर मैंने इस मास को यहां से छोड़ दिया तो पहले इसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी, एंड इट इज नोन एज सिंपल पेंडुलम। इसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने क्या किया कि इस एम मास के पार्टिकल को छोड़ा नहीं, बल्कि ऐसे एक वेलोसिटी दे दी। मैं इसको, इस वेलोसिटी को क्रॉस करे बोल रहा हूँ, क्रॉस वी। क्रॉस मतलब अंदर की तरफ। मैंने ऐसे यूं वेलोसिटी दे दी। जैसे ही मैंने इसको यूं वेलोसिटी दी, ये वाला पार्टिकल यूं चलते 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 ऐसा सर्कल कंप्लीट करते करते यूं करते 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 वापस यहाँ आ गया, और फिर ऐसे लगातार चक्कर काटता गया। कभी ना कभी हमारा पार्टिकल इधर ही पहुंचा, कभी ना कभी हमारा पार्टिकल यहाँ ही पहुंचा। जब यहाँ कहीं पहुंचा उस टाइम पर इसके पास स्पीड ऐसे बाहर की तरफ भी है, बाहर पूरे टाइम ऐसे वी वेलोसिटी से ये घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है। जिस सर्कल में ये घूम रहा है, एज यू कैन चेक इट, कि उस सर्कल का सेंटर ये रहा, उसका सेंटर ये रहा, और उसकी अगर मैं रेडियस की बात करूं तो ये बड़ा उसका रेडियस है। एज यू कैन सी दैट कि अगर ये आपके पास एल है, ये अगर थीटा है, तो ये एल कॉस थीटा, ये आपका एल साइन थीटा। तो रेडियस आपके पास आ गई है एल साइन थीटा। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है मैं इसको एल कॉस थीटा लिख सकता हूँ, इसको एल कॉस लिख सकते हैं। चलो अच्छी बात है, इतना तो समझ में आ गया। अब ये जो पार्टिकल है ये अब ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, ऐसे यूनिफॉर्म। अब हमें इसकी पूरी रिसर्च करनी है कि इसका ओमेगा क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा। व्हेन ऐसे टाइम पीरियड आई मीन दैट कि पूरा का पूरा चक्कर काटने में समय कितना रहेगा। इसको हम सिंपल पेंडुलम ना बोलकर कॉनिकल पेंडुलम बोल रहे हैं। कारण आपको समझ में आएगा कि सर मैंने कॉनिकल पेंडुलम क्यों बोला, क्योंकि पहले रस्सी ऐसे थी, फिर रस्सी ऐसे, फिर रस्सी ऐसे, फिर रस्सी ऐसे। तो रस्सी जो ना वो एक तरह से कोन टाइप बना रही है। पहले रस्सी यूँ थी, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई। तो रस्सी जो है वो एक तरह से कॉन टाइप बना रही है, आपको दिख भी रहा है, ठीक है। तो कॉन टाइप बना रही है, इसलिए उसका नाम कॉनिकल पेंडुलम निकाल दिया।
इस m मास के पार्टिकल पर कौन से फोर्सेस हैं? सबसे पहले नीचे की तरफ तो mg, रस्सी अपनी तरफ खींचेगी किसी न किसी फोर्स से, लेट्स से इट इज टेंशन T। अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा। इस टेंशन के दो कंपोनेंट आएंगे, इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा टेंशन का कॉस थीटा, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा टेंशन का साइन थीटा। अब आराम से हर बात को ढंग से एनालाइज करते हैं। ये एम मास का पार्टिकल ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो ऊपर का फोर्स बराबर तो नीचे का फोर्स। सो टेंशन का कॉस थीटा जो है वो बैलेंस करना चाहिए किसको बच्चे? mg। दूसरी इक्वेशन, इस तरफ टेंशन का साइन थीटा है और उस फोर्स को कोई बैलेंस नहीं कर रहा, तो जरूर इस तरफ एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। बच्चे बोलेंगे हाँ सर मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो अगर आपका पार्टिकल v स्पीड से अगर यूं चक्कर काट रहा है तो मैं जानता हूं कि अंदर की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन आना चाहिए, एंड दैट एक्सेलरेशन इज या तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर या फिर ऑफकोर्स बेटा v स्क्वायर अपॉन आर। हम बेटा v निकालने के मूड में तो इसको v स्क्वायर बाई आर लिख दो। तो दूसरी इक्वेशन मेरे पास आएगी टेंशन का साइन थीटा शुड बी इक्वल टू मास इंटू अंदर की तरफ एक्सेलरेशन। अंदर की तरफ एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाई आर। बन गया अपना काम थोड़ा काफी हद तक, ठीक। अच्छा एक बात और ध्यान देना बेटा, इस पार्टिकल पर ये वाले दोनों फोर्स कैंसिल हो गए। जो पार्टिकल है, लेट से बड़ा पार्टिकल ये रहा, उस पर mg ऐसे लग रहा है और टेंशन ऐसे लग रही है, और वेलोसिटी u है। वेलोसिटी u है, वेलोसिटी और mg के बीच में एंगल कितना है? 90, ठीक है। वेलोसिटी बेटा मेरी तरफ है, ठीक है। वेलोसिटी और टेंशन के बीच में कितना एंगल है? टेंशन तो उसी प्लेन में है, टेंशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल भी कितना है? 90। इसका मतलब ऐसा कोई फोर्स है ही नहीं जो वेलोसिटी की तरफ या उसके अपोजिट हो। तो इसका मतलब ये तो तय हो गया है कि पूरे रास्ते किसी प्रकार का कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, मतलब पूरे रास्ते कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब पूरे रास्ते आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब पूरे के पूरे मोशन में आपका ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब इस पार्टिकल का जो मोशन है वो एक तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। बढ़िया। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। और बेटा कितनी स्पीड से पार्टिकल आपको फेंकना चाहिए, तो मेरे पास आंसर आ गया है वी इज इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा। बेटा किसी को अगर ये रेडियस पसंद ना हो, क्योंकि बच्चा कह सकता है कि सर रेडियस तो आपने सवाल में दिया ही नहीं था, सर आपने तो सवाल में मुझे एल दिया था, तो मैं रेडियस को लिख सकता हूँ एल का साइन थीटा। तो मेरे पास आ जाएगा एल का साइन थीटा इंटू जी इंटू टेन थीटा। टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जिस स्पीड से बड़ा पार्टिकल मुझे फेंकना चाहिए वो स्पीड मेरे पास आ गई है रूट ऑफ एल जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये स्पीड आ गई। सर हम इसकी ओमेगा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। या तो यहां पर वी स्क्वायर बाई आर की जगह ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिख दिया होता तो वैसे ओमेगा आ गया होता। और अगर आप वैसे अगर ओमेगा निकालना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि सर ओमेगा इज सिंपली वी बाई आर, दैट इज रूट ऑफ एल जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाय रेडियस। बेटा रेडियस इज ऑफ कोर्स एल साइन थीटा। बेटा ये साइन थीटा साइन स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और ओमेगा की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है रूट ऑफ जी अपॉन एल साइन थीटा। सॉरी बेटा इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस्टा। बेटा एल कॉस्टा क्या? एल कॉस्टा यहां से तक की हाइट। हिंज से ये जो पार्टिकल जिस सर्कल में मूव कर रहा है उसका जो सेंटर है और हिंज के बीच का जो सेपरेशन है वो एच है आपका। तो मेरे पास ये ओमेगा आ गया। सर मुझे टाइम पीरियड चाहिए कि कितने चक्कर में पूरा चक्कर कंप्लीट किया, कितने टाइम में पूरा चक्कर कंप्लीट किया। वैसे बेटा हम टाइम पीरियड को कैपिटल टी लिखते हैं, लेकिन कैपिटल टी मैंने टेंशन लिख दी तो मैं इस बार स्मॉल टी लिख देता हूँ। स्मॉल टी की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों, 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच अपॉन जी।
एच मेरे प्यारे बच्चों समझते हो ना, एच कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस है, इस हिंज से लेकर इस पॉइंट के बीच। ये पॉइंट कौन सा है, जिस सर्कल में आपका ये पार्टिकल ऐसे चक्कर काट रहा है उसका सेंटर, ये बेटा आपका टाइम पीरियड आ गया। अगर ये हाइट सेम तो आपके टाइम पीरियड भी इस तरह से सेम। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला है, बहुत सारे लोग तो बेटा ये वाला फॉर्मूला याद ही रखते हैं और सारा सारा काम उससे बन भी जाता है। आपको बेटा मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला नहीं याद कराया, मैंने तो इसे ऐसे सवाल कराया कि हाँ ठीक है कैसे कैसे इक्वेशंस वगैरह आपको लिखनी है। हमारा तो बड़े आराम से काम ऐसी बातों से चले जाता, कोई दिक्कत आती नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों, एक छोटी सी चिंटी सी बात ऐसे ही है ना, कोई बहुत इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस शीट में इस बात पर सवाल है तो मैं बता देता हूँ। हालांकि आप भी सोच सकते थे, ऐसा कोई बहुत इतना हाई फाई पॉइंट नहीं है, लेकिन ठीक है इतनी सारी बातें की तो एक बात और कर लेते हैं। ये बड़ा वर्टिकल लाइन, यहाँ कहीं आपने हिंज कर रखा है। ठीक है बेटा, ये कोई पार्टिकल बेटा इस रस्सी से बांध रखा है, और ये ऐसे 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 छोटे से रेडियस में घूम रहा है। इसी तरह से दूसरा पार्टिकल है, वो उसी प्लेन के अंदर है, उसको भी हमने ऐसे चक्कर कटवा रखा है, लेकिन उसका रेडियस बड़ा है। ऐसे बड़ा तीसरा पार्टिकल है ऐसे, और ये तीसरा पार्टिकल ऐसे, और बड़े सर्कल के अंदर घूम रहा है। सारे के सारे सेम प्लेन में है बड़ा, सारे के सारे अगर सेम प्लेन में है तो ऑब्वियस बात है तीनों के लिए कैपिटल एच तो सेम हो गया। तीनों के लिए अगर कैपिटल एच की वैल्यू सेम हो गई है तो ऑब्वियस बात है कि तीनों के लिए ही टाइम पीरियड जो है वो तो सेम हो गया। तीनों के लिए अगर टाइम पीरियड सेम हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा तीनों के लिए सेम हो गया। कहने का मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी और इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी अगर वेक्टर फॉर्म में हुई तो सेम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है बेटा हमने दो पार्टिकल को तो ऐसे ऐसे घुमा के छोड़ दिया और एक को ऐसे घुमा के छोड़ दिया, तो उस केस में एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा अगर तीनों की तीनों इस तरह से हाइट सेम है तो। और क्या बात कर सकते हो, हाँ एक बात जरूर कर सकता हूँ, इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज़्यादा है, इसका रेडियस और ज़्यादा है, तो अगर इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड अगर v2 है और इसकी स्पीड अगर v3 है, तो हम जानते हैं कि v3 बड़ा है, v2 छोटा है और v1 सबसे छोटा है। सर v3 अगर सबसे बड़ा है तो टाइम पीरियड बराबर कैसे हुआ? सर तो फास्ट भाग रहा है ना, सर v3 तो फास्ट भाग रहा है। बेटा v3 से भले तुम फास्ट भाग रहे हो, लेकिन आपको सर्कल भी तो बड़ा चलना है, और v1 जो है भले ही मैग्नीट्यूड में कम हो लेकिन उसे सर्कल छोटा चलना है, टाइम पीरियड सबका एग्जैक्टली बराबर आएगा। क्यों टाइम पीरियड बराबर आएगा? क्योंकि तीनों के तीनों कॉनिकल पेंडुलम है और तीनों ही केस के अंदर जो हाइट है ना, हाइट कौन सी, हिंज से लेकर जिन सर्कल के अंदर ये घूम रहे हैं उन सर्कल का जो सेंटर है यहाँ से तक की जो हाइट है वो एग्जैक्टली सेम है, तो टाइम पीरियड सेम तो एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम सेंस में फेंक दिया तो ठीक है, अदरवाइज किसी को अगर अपोजिट फेंक दिया तो ओमेगा की डायरेक्शन तो अलग होगी, मैग्नीट्यूड तो आपका एग्जैक्टली वही आएगा। सबसे स्पीड से बड़ा ये आएगा क्योंकि ये ज़्यादा रेडियस में घूम रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल थोड़ा सारी बातें समझ होंगे। इस पर कोई सवाल शीट के अंदर अगर होगा तो वो भी आप कर सकते हो, हालांकि मैं ना बोलता तब भी आप कर ही लेते, इतने स्मार्ट तो आप हुई। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं।